बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास में हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट और इसके एग्जांपल्स, और लास्ट में इसी लेक्चर में अगर टाइम मिलता है तो इसको भी डिस्कस करते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड को। फिर इंशाल्लाह आगे जो है इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये लास्ट टू टॉपिक्स जो है यहाँ पे रहते हैं, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएजेंट एंड थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट याद रखें, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले समझाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है a प्लस बी फॉर्मिंग c प्लस डी। इफ दिस इज द जनरल रिएक्शन रिलेवेंट टू केमिस्ट्री, ठीक, ये एक जनरल रिएक्शन है जिसमें हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे पास जो है एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। अब जैसा आपको मालूम है कि हम स्टिशियोमेट्री को डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना लाजमी है, ठीक। सो और इक्वेशन में मैंने आपसे कहा था कि एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। These two are the sides mentioned in a chemical reaction, chemical equation, left hand side, right hand side। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है इस साइड को हम कहते हैं, नाम इसका होगा रिएक्टेंट्स। इस साइड पे क्या होते हैं? रिएक्टेंट्स होते हैं। और राइट हैंड साइड पे जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर टर्म्ड एज प्रोडक्ट, दे आर टर्म्ड एज प्रोडक्ट। अब रिएक्टेंट साइड भी है, प्रोडक्ट साइड भी है, ठीक। तो आप सबसे पहले ये जहन में रखें कि इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली इस लेफ्ट हैंड साइड को डिस्कस करेगा, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को यानी रिएक्टेंट साइड को डिस्कस करेगा। और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है तो वो आप लोग थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड में डिस्कस करोगे, ठीक। तो मकसद ये है कि फर्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन दोनों में से यानी ए और बी जो है ये क्या कहलाते हैं? दे आर टर्म्ड एज रिएजेंट्स, दे आर टर्म्ड एज रिएजेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिएजेंट्स। सो अब रिएजेंट होते हैं दो किस्म के, द वन इज टर्म्ड एज एक्सिस रिएजेंट एंड द अदर इज टर्म्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। एक एक्सिस रिएजेंट होता है, एक लिमिटिंग रिएजेंट होता है। आपको कैसे मालूम होगा कि एक्सिस रिएजेंट क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? तो ये बाद में आपको ज़रा ट्रिक के अंदाज में भी समझाऊंगे जब ईटा क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले अभी हम यहाँ पे एफएससी में डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो कम टुवर्ड द डेफिनेशन फॉर एक्सिस एंड लिमिटिंग। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन में क्या होगा? तो द रिएजेंट और द रिएक्टेंट आसान अल्फाज में डिस्कस करेंगे, which consumes earlier is called limiting reagent। limiting reagent कहलाएगा, यानी वो रिएजेंट जो किसी भी रिएक्शन में जल्दी कंज्यूम होता हो, that is termed as limiting reagent। ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा। एक अपने साथ ये भी पॉइंट जरा नोट करें कि द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। मकसद क्या है? पहले स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, द प्रोडक्ट formed is controlled by limiting reagent। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या करता है? वो प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। मकसद क्या है? अगर आपसे कहीं पे पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल कितना प्रोडक्ट बनता है किसी रिएक्शन में, कितना, ये आपको एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा, लेकिन पहले जरा सुन लें, इस स्टेटमेंट के साथ नोट करेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि इस रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट जो है केमिकल रिएक्टेंट से जो है वो कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो इन दोनों में से इन दोनों के बिहाफ में आपने ये देखना है जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, एक प्रोडक्ट जो है वो एक्सिस रिएजेंट के थ्रू बनेगा, एक प्रोडक्ट जो होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के थ्रू बनेगा। लेकिन प्रोडक्ट वो बनेगा या वो बन सकता है असल में या रियल में जो कि क्या हो, जो कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या करेगा? बनाएगा। ये अपने साथ सिर्फ अभी जहन में रखना स्टेटमेंट है, बाकी एग्जांपल में जब वहाँ पे हम इसको प्रूव करेंगे तो वहाँ पे समझाऊंगा कि हाउ दिस लिमिटिंग रिएजेंट कैन कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। समझ में आ गई बात? सेकंड जो है दैट इज टर्म्ड एज एक्सिस रिएजेंट। अब एक्सिस रिएजेंट है क्या? एक्सिस रिएजेंट को अगर डिफाइन करें
So the reactant which is left behind when the reaction is completed, यानी जब रिएक्शन कंप्लीटेड होगा तो कुछ अमाउंट जो है वो रह जाता है किसी भी रिएक्टेंट का, तो वो रिएक्टेंट फिर क्या कहलाएगा, दैट रिएक्टेंट विल बी टर्म्ड एज एक्सिस रिएजेंट। ठीक, या दूसरी बात ये है, दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि वो रिएजेंट या वो रिएक्टेंट इन ए और बी में से जो कि ज़्यादा अमाउंट में होगा वो एक्सिस रिएजेंट कहलाएगा। बहुत सिंपल बात भी आपको मैं बता रहा हूँ, सिंपल जहन में ये रखना कि वो रिएजेंट जो ज़्यादा होगा वो एक्सिस कहलाएगा, वो रिएजेंट जो कम होगा वो लिमिटिंग कहलाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है दैट द quantity should be in moles, यानी ये जो क्वांटिटी होगी ये मस्ट आप लोगों ने लेनी है विद रिस्पेक्ट टू मोल। यानी ऐसा नहीं है कि आप लोग ये जो है यहाँ पे बता दो ग्राम के हवाले से, ग्राम में नहीं डिस्कस करना, ये मस्ट आप लोगों ने डिस्कस करना है मोल में। समझ में आ गई बात? ठीक, अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट सपोज, ये बुक मैंने अपने साथ नोट करो कि अगर है 31 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, एंड 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, ये मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है कि अगर हमारे पास है 31 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम ऑफ hydrogen, if we have, the question statement is if we have 31 gram of oxygen and 2 gram of hydrogen, so which one is the एक्सिस रिएजेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से जो है वो एक्सिस रिएजेंट होगा? ऑप्शन ए में यहां पे लिख रहा हूं ऑक्सीजन, ऑप्शन बी में यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में यहां पे लिख रहा हूं बोथ, ऑप्शन डी में यहां पे लिख रहा हूं नन, यानी इनमें से कोई भी एक्सिस या लिमिटिंग नहीं। ठीक, ये क्वेश्चन है, सिंपल एमसीक्यू के थ्रू आ जाता है। अब आप लोग यहाँ पे पहले तो ये बात सोचेंगे कि यहाँ पे तो हमें रिएक्शन गिवन नहीं है, ठीक, लेकिन मैं आपको जरा एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि ये बाज़-औक़ात आप लोगों ने डायरेक्ट भी करना होता है। ठीक, और ये जो है इस किस्म के एमसीक्यू फिर आप लोगों ने जो है वहाँ पे सॉल्व भी करने हैं। तो सिंपल आपको मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट बताया दैट द क्वांटिटी शुड बी इन मोल, क्वांटिटी मोल में होनी चाहिए। अब अगर आप देखो तो नॉर्मल स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये तो 31 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, 31 ग्राम है ज़्यादा है, और हाइड्रोजन जो है वो 2 ग्राम है यानी कम है। समझ में आ गई बात? लेकिन देखो आपको क्लियर है कि ऑक्सीजन का मास होता है 16, ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो अब अगर यहाँ पे O2 है तो मकसद क्या है कि मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, द रिजल्ट विल बी 32 ग्राम, एंड इट्स 32 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल, दिस विल बी इक्वल टू 1 मोल। ठीक, इसी तरीके से अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, ठीक, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे, द रिजल्ट विल बी 2 ग्राम, एंड इट्स 2 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल। सिंपल सा मैकेनिज्म। ठीक, अब देखो जरा, अब अगर आप मास के हवाले से देखेंगे तो मास में तो ये 31 ग्राम है और ये 2 ग्राम है, और 31 ग्राम हमेशा के लिए ज्यादा होगा और 2 ग्राम हमेशा के लिए कम होगा। लेकिन अगर आप मोल देखें तो इसके लिए 31 ग्राम यानी 32 ग्राम 1 मोल के बराबर, तो मतलब 31 ग्राम क्या है, इट इज इक्वल टू लेस देन 1 मोल, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट लेस देन 1 मोल, ये 1 मोल से कम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 2 ग्राम है और यहाँ पे भी 2 ग्राम 1 मोल के बराबर, एंड मीन दिस इज इक्वल टू 1 मोल। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा दैट हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल एंड नाउ ऑक्सीजन इज लेस देन 1 मोल। कोई आपको रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं, कोई आपने कैलकुलेशन जो है वो नहीं करनी, डायरेक्ट आपको विद इन अ सेकंड पता चल जाएगा कि ये जो है वो लेस देन 1 मोल है और ये जो है वो मोर देन या जो है इक्वल टू 1 मोल है। तो मतलब ये क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पे एक्सिस रिएजेंट हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गई बात? मैंने आपको ये एग्जांपल इस वजह से करवा दिया क्योंकि जो है आपने क्वांटिटी हमेशा के लिए मोल में लेनी है,
ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पे देख लो फॉर एग्जांपल 31 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक, सो 31 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट अक्सर आ जाते हैं और डायरेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर ए में से याद चले जाते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, वो लोग मास को देखते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये कहना है कि आप लोग मास को नहीं देखो, आप लोग हमेशा के लिए मोल के ऊपर ही जाना, मोल पे ही फैसला करना और मोल के को ही देखना है कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, कौन सा लिमिटिंग, कौन सा एक्सेस है। समझ में आ गई बात। एक और एग्जांपल आपके एमसीक्यू के थ्रू बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है H2 + I2 फॉर्मिंग 2HI। इफ दिस इज द रिएक्शन, ये सेकंड एमसीक्यू है, ठीक। अब अगर ये एक क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग is the limiting reagent। अब आप ये बता दो कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, ठीक। ऑप्शन ए में यहां पे लिख रहा हूं हाइड्रोजन, ऑप्शन बी में यहां पे लिख रहा हूं आयोडीन, ऑप्शन सी में यहां पे लिख रहा हूं बोथ, या ऑप्शन डी में यहां पे लिख रहा हूं नन, ठीक। अक्सर स्टूडेंट याद रखें इस किस्म के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो अगर इस किस्म के क्वेश्चन बने तो याद रखें यहाँ पे जरा चेक कर लें, द रिजल्ट विल बी, देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक। नंबर ऑफ एटम आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन का हवाला गिवन होगा, 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। आयोडीन देखे यहाँ पे 2 है, तो ये 2 इसके साथ भी है, तो मीन मल्टीप्लाइड बाई 1, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 2, तो मकसद 2 आयोडीन इस साइड पे भी है। सो इसका मकसद ये है कि नाउ द रिएक्शन इज द इक्वेशन इज बेसिकली बैलेंस्ड, ठीक। सो अगर आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिवन होगा तो उसमें से ना कोई एक्सेस होगा, ना कोई लिमिटिंग होगा, एंड द रिजल्ट विल बी नन, द रिजल्ट विल बी नन। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्ट में इसी वजह से करवा दिए डायरेक्ट, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो कि सबसे पहले जो एक्सेस और लिमिटिंग का कॉन्सेप्ट होगा वो होगा जब आपके पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो, यानी वो बैलेंस ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि फिर जो है आप लोगों ने जब इसकी क्वांटिटी को चेक करना है तो क्वांटिटी मस्ट आप लोगों ने लेनी है विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल में जाएंगे तो फिर आपके पास वहाँ पे रिजल्ट बनेगा, एंड देन यू विल गो टुवर्ड द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। चलिए आते हैं, डिस्कस करते हैं इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स को, ताकि हमें क्लियर हो कि हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस वन, ठीक। सो यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके एग्जाम्पल, आपके कोर्स से मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल को, कुछ एग्जाम्पल मैं ट्राई करवाऊँगा आपको, कुछ आप लोग फिर खुद ही ट्राई कर लें, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, कहाँ चला गया, एक्सेस लिमिटिंग, ये कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल 1.13 है, ठीक है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में। एग्जाम्पल 1.13 सेकेंड लास्ट जो है वो, इसके बाद 2 एग्जाम्पल और रहते हैं आखिरी टॉपिक के। कार्बोनिक एसिड H2CO3 can be prepared according to the following equation. According to the following equation आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक। The equation is carbon dioxide plus water forming कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये जहन में रखें, इसी से रिलेवेंट हमने फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब एक कंडीशन लगाते हैं, इफ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड is dissolved in 80 gram of water, then identify, ऑप्शन ए है यहाँ पे, एक हमने ये करना है, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, एक आप ये बता दो कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है,
और दूसरा काम हमने ये करना है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट। पहले जो बुक था उसमें 3 इसके जो है वो क्वेश्चन थे, लेकिन अब इस बुक में वो 2 जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इसमें काम थोड़ा सा है, इसी वजह से इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन ग्राम्स, ग्राम में ही बताना है, ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड, सही हुआ स्टूडेंट। ये है क्वेश्चन, ये है गिवन डेटा, ये हमने बुक से लिया। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब सुने यहाँ पे, अब आपसे पूछ रहे कि मीन कार्बोनिक एसिड है H2CO3, दिस इज द कार्बोनिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड, कि वो पैदा हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। कैसे बनाते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल वाटर के 1 मोल के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ये आप सबको पता है, ये आपको बता रहे हैं। अब कंडीशन ये है, इफ अगर 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जरा सुन लें, इफ 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसॉल्व, वो हल होता है इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, 80 ग्राम ऑफ वाटर में, तो आप बता दो कि इन दोनों में से जो है वो लिमिटिंग कौन सा है, ठीक। तो आपको अगर यहाँ पे क्लियर, मैंने आपको स्टार्ट में कहा था क्वांटिटी शुड बी इन मोल, अगर आप यहाँ पे मास को देखते हो तो देखो 120 ज्यादा है, 80 कम है, सो डायरेक्ट स्टूडेंट ये कहते हैं कि मीन ये वाटर जो है वो लिमिटिंग है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सेस है, लेकिन ऐसे नहीं होता। हमने क्या करना है, इसको मोल में कन्वर्ट करना है और मोल के थ्रू देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। समझ में आ गई बात, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये देखना है कि अगर 120 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लो, इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। जरा मैं वो रजिस्टर जो है मैंने लिया था, यहाँ पे इसको जरा करते हैं सोल्यूशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक में ऑलरेडी मेंशन है, मैं इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सो आप सबसे पहले अगर आपको इस किस्म का क्वेश्चन गिवन है तो आप जाएं और सोल्यूशन जो है वो निकालें, में इसको क्या कर लें, मोल में कन्वर्ट करें। पहले जब आप इसको मोल में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर रिजल्ट में क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा कौन से नंबर ऑफ मोल ज्यादा है और कौन से नंबर ऑफ मोल वो कम है। इधर देखें जब आप सोल्यूशन की तरफ आए, सोल्यूशन, ठीक। अब देखो सबसे पहले हमने जाना है टुवर्ड द कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने ये देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने जो मुझे 120 ग्राम दिया हुआ है, ठीक, इसके नंबर ऑफ मोल कितने बनते हैं, ठीक। तो आप उसके लिए फॉर्मूला जानते हो, दैट नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। सिंपल सा एग्जांपल, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास डायरेक्ट अभी यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप सब इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितना बनता है 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल जो है इसके लिए मोलर मास बनता है। आप सब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का यहाँ पे 32, सो रिजल्ट विल बी 44। अब सिंपल क्या करो, इसको यहाँ पे पुट कर लो। मास आपको कितना गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड का 120, चलिए जी आप इसको कर लें। सो नाउ N इज इक्वल टू 120 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना बनता है 44 ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल, ठीक। अब यहाँ का जो ग्राम है वो इस ग्राम के साथ कैंसिल, ये पर मोल ऊपर जाएगा तो मोल बन जाएगा। बाकी रिजल्ट 120 डिवाइड बाय 44 इज इक्वल टू 2.72 MOL। इसको आप लोग कैलकुलेटर से कर ले, आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2.72 मोल जो है वो किसके बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं। ये हमने किसके लिए कैलकुलेट किए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। इसी तरीके से हम आते हैं वाटर के लिए, नंबर ऑफ मोल मालूम करते हैं कि इसके नंबर ऑफ मोल हमें कितने गिवन है। मैंने थोड़ी सी होशियारी ये की है कि आपको दिए हुए हैं क्या मासेस, लेकिन आप मासेस पे फैसला नहीं कर सकते, हमने वहां पे डिस्कस किया, आप इसको मोल में कन्वर्ट करते हो। अब इसके लिए भी नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल, सबको क्लियर है, 18 ग्राम
पर मोल जो है वो वाटर के लिए मोलर मास है। ठीक, अब सिंपल क्या कर लो, मास कितना गिवन है वहां पे 80 ग्राम, इसको यहाँ पे लिखो। सो नाउ इसको जरा मैं यहाँ पे करता हूं, n इज इक्वल टू 80 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। ठीक, तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ का जो ग्राम है वो इस ग्राम के साथ कैंसिल, पर मोल ऊपर जाएगा, मोल बन जाएगा। 80 डिवाइड बाय 18 करेंगे, द रिजल्ट विल बी 4.44 MOL। 4.44 MOL किसके लिए बने, ये वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल हमने कैलकुलेट कर दिए हैं। ठीक है, सिंपल 80 डिवाइड बाय 18 करें, यू विल गेट दिस आंसर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने जो हमें मासेस गिवन दिए हुए थे, ठीक, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे वाटर के लिए, तो उससे हमने कैलकुलेट किए हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के इन्होंने हमें दिए हुए हैं 2.72 मोल्स, और यहाँ पे जो सेकंड है वाटर के इन्होंने यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो है 4.44 मोल। ठीक, अब आप डायरेक्ट इनमें से देखो कि कौन से नंबर ऑफ मोल कम है, कौन से नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। ठीक, आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के नंबर ऑफ मोल कम है 2.72 है, और वाटर के नंबर ऑफ मोल ज्यादा है 4.44 है। तो मकसद ये क्या बना, जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे सो इट इज मस्ट बी लिमिटिंग reagent and this is equal to, or this is basically X is reagent। ठीक, तो सोल्यूशन में आप देख से आपने ये करना है। ठीक, और यहाँ पे स्टेटमेंट बताएंगे, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज द लिमिटिंग रिएजेंट। ये आप लोगों ने क्या किया, ए का जो सोल्यूशन है ये आप लोगों ने परफॉर्म कर दिया है। ए जो आपसे पूछा गया था आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, तो आपने डायरेक्ट मालूम कर दिया है कि नाउ कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज बेसिकली द लिमिटिंग रिएजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना, लिमिटिंग रिएजेंट बना, सिंपल सा है। ठीक, आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट इन ग्राम्स। ठीक, थोड़ा सा आपने यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बी में मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है बी। ठीक, तो आप सबसे पहले लिमिटिंग रीजन में कितना प्रोडक्ट बनेगा, या जो है रिएक्शन में कितना प्रोडक्ट बनेगा वो मैंने आपको बता दिया कि नाउ लिमिटिंग रीजन कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ठीक, तो अब देखो आप इस इक्वेशन को ले लें। इक्वेशन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मिंग H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ठीक, ये आप लोगों ने ले लिया। अब देख लो यहाँ पे कि अगर हम लोग लें कि इनका रेशो क्या है 1:1:1। ठीक, कहाँ से पता चले, यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है कि इसके नंबर ऑफ मोल है, ये इसके नंबर ऑफ मोल है, इसका। तो आप देख सकते हो कि नाउ अब हमने ये देखना है कि वाटर कितना प्रोडक्ट बना सकता है, और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कितना प्रोडक्ट बना सकता है। ठीक है, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, मैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपसे कहा था दैट लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। लिमिटिंग रिएजेंट जितना प्रोडक्ट बना सकता है आपने वही लेना है, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ऑलरेडी जो वाटर है वो तो एक्सिस है, वो जितना भी बना सकता है वो नहीं बनेगा, बिकॉज ये क्या है, एक्सिस है, एंड एक्सिस रीजन डज नॉट कंट्रोल द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो उसकी कोई नीड नहीं है कि आप वाटर का हवाला यहाँ पे दो, डायरेक्ट आ जाओ। As we know that carbon dioxide is the limiting reagent, so according to carbon dioxide, how many moles of this carbonic acid can form? तो इस एक्सिस को दरमियान से निकाल दो। ठीक, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखो, रेशो लिखो, कार्बोनिक एसिड लिखो, H2CO3। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ, इसके कितने नंबर ऑफ मोल हैं, यहाँ पे 1 मोल अगर कंज्यूम होता है तो कितने मोल बनाता है, 1 मोल बनाता है। ठीक, अब रिजल्ट ये है कि इसके कितने नंबर ऑफ मोल हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं कि 120 ग्राम कितने मोल के बराबर है, 2.72। तो यहाँ पे लिखो, तो अगर 2.72 मोल है तो रेशो x वो कितना बनाएगा, x मोल बनेंगे। ठीक, अब इसका जो यूनिट है ये भी हमने मोल लिया है, ये भी हमने मोल लिया है, ये भी हमने मोल लिया है, और ये x भी मोल है, ये x भी क्या है, ये मोल है। सो जब सारे यूनिट सेम होते तो आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप बहुत ज़्यादा जो है वो
मतलब यहाँ पे कर सकते डायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं। 1 मोल बनाता है, सो 2.72 कितना बनाएगा, ऑलरेडी 2.72 बनाएगा। ठीक, फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की जरूरत भी नहीं, कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं, डायरेक्ट बता दो। सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस वन 2.727 moles of this carbonic acid can be formed. This carbonic acid can be formed. समझ में आ गई बात? ठीक, अब इतना प्रोडक्ट तो बनेगा, ये हमें क्लियर है, लेकिन आप जरा क्वेश्चन पे ध्यान दो, आपसे क्या पूछ रहे हैं, इन ग्राम बताना है। मैक्सिमम अमाउंट कितना बनेगा वो आपने बता दिया, मोल में बताया, वो आपसे मोल में नहीं पूछ रहे, वो आपसे मास में पूछ रहे हैं। तो अब सिंपल सा मैकेनिज्म है, अब दोबारा से इसी मोल को मास में कन्वर्ट कर दो, फिर दोबारा से वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास का फॉर्मूला लिखो। तो यहाँ पे आपके पास रिजल्ट बनेगा नाउ n इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये फॉर्मूला हुआ आपके पास, ये आया। ठीक, नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी आपको क्लियर है कितने, 2.727। ठीक, इज इक्वल टू मास आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब ये मोलर मास किसका होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का तो नहीं होगा, बिकॉज ये आप लोगों ने लिया है किसके हवाले से, कार्बोनिक एसिड। स्टूडेंट सुन ले, अक्सर जो मतलब ऑलरेडी आप लोग इस लेवल पे जो है वो गलती कर सकते हो, यहाँ पे 272 जो है 2.727 ले लेते हैं, और ये तो हमें क्लियर नहीं होता कि ये इसके नंबर ऑफ मोल, तो डायरेक्ट अक्सर जो है वो स्टूडेंट कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ चले जाते हैं, इसका मोलर मास लिखते हैं। नहीं, आप लोगों ने इसी का मोलर मास ही लिखना है। ठीक, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है। हाइड्रोजन का 2 बना, फिर कार्बन का 12 बना, ऑक्सीजन का 48 बना। ठीक, 48 + 2 50 60 62 ग्राम पर मोल जो है वो क्या है, इसके लिए मोलर मास है। ठीक, अब आप सिंपल क्या कर लो, यहाँ पे मोलर मास ऑफ कार्बोनिक एसिड की जगह लिखो 62। ठीक है, ये ग्राम पर मोल बना, यहाँ पे मोल है तो ये मोल और ये पर मोल कैंसिल, ये ग्राम ऊपर जाएगा तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाइड हो जाएगा। तो आप देख लें, नाउ मास इज इक्वल टू 2.727 मल्टीप्लाइड बाय 62 कर लें जरा। ठीक, इसको जरा कैलकुलेटर से करेंगे, राउंड अबाउट इसका जितना भी फिगर बनता है वो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, इसको कैलकुलेटर से कर लो। ठीक, कितना बनता है 169.07 169.07 ग्राम आपके पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये आप लोगों ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे अपने सोल्यूशन को जो है यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर दिया। कंप्लीट यहाँ तक जो है आप एग्जाम्पल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, इन शॉर्ट ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस टिश्यूमेट्री में जाके एक्सिस एंड लिमिटिंग रीजन की तरफ जाना है। ठीक, आप ज़रा अपने साथ जहन में ये रखना, जब आप लोग ईटा क्लास में आओगे तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि विदाउट कैलकुलेशन जितना हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये सिर्फ आप लोगों को बिगिनिंग में मैंने समझा दिया है, बाकी फिर आपको मैं ट्रिक के अंदाज में डायरेक्ट समझाऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे कैलकुलेट करोगे। या ये तो हमने 2 रिएजेंट के बारे में बात किया, या जो है यहाँ पे बात की कि मीन फॉर एग्जाम्पल 2 रिएक्टेंट हैं, अगर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट आपको गिवन होंगे तो फिर आप लोग उस सूरत में क्या करोगे, तो इंशाल्लाह जो है उसको वहाँ पे MCQs ईटा क्लास में फिर फर्दर ट्रिक के अंदाज में जो है वहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। आप इन चीज़ों को कॉपी कर लें। नेक्स्ट लेक्चर जो है ये था लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 9 में हम लोग जा रहे हैं, लास्ट टॉपिक जो है इसको डिस्कस करते हैं और चैप्टर के जो MCQs हैं उसको डिस्कस करेंगे। फिर फर्दर जो होगा वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह, इसको फिर फर्दर डिस्कस करेंगे। कॉपी कर लें, किसी किस्म का क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फिर आपको मैं इसके आंसर दे दूँगा। थैंक यू।